वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये हमारा एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है इस्लाम में कि इंसान हज़रत आदम के ज़रिए उनकी नस्ल परवान चढ़ी और हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया। लेकिन अब साइंस हमारी इस नतीजे पर पहुंच चुकी है और हर जगह पे बड़ा ज़ोर शोर से साइंटिस्ट भी ये बात कर रहे हैं कि एवोल्यूशन जो है वो एक अब थ्योरी नहीं रही, बल्कि उसके हमें काफ़ी सारे शवाहिद भी मिल चुके हैं। और ना सिर्फ ये कि शवाहिद मिल चुके हैं, बल्कि अब उसको फर्दर साइंस पढ़ने के लिए एज अ बेसिस पढ़ाया भी जाता है कि उसी के ज़रिए हम इंसानों की स्पीशीज़ को समझ सकते हैं। और एंड इट्स नॉट जस्ट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड बट आल्सो इन द ईस्ट, इन द मुस्लिम वर्ल्ड। अगर हमने कुछ पढ़ना है और स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी अगर हमें बायोलॉजी में भी कुछ भी पढ़ना है तो वी हैव टू स्टडी एवोल्यूशन। तो वेयर इज़ द रिकन्सिलिएशन? हम इसको या तो इस बात को हम मान लें कि भाई लाइक हाउ डू वी रिकन्साइल इट? Does Islamic philosophy counter the concept of evolution? And if it does, where? And what is the proof? That's your question? Yes. Okay. पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि the theory of evolution is still actually a theory. It is a very political push by the radical left जो कि इसको propagate कर रहे हैं. Obviously उनका मुकाबला भी तो radical right of the American Republicans से है, जिसकी जो बैकिंग है वो एवेंजलिस्ट्स के पास है और the church actually backs up the radical right philosophy. And I don't really blame the current mass जो कि लेफ़्ट की तरफ टिल्ट करता है। फिर तो ज़ाहिर है वो ऐसी बातें मानेगा, बिकॉज़ उनकी जो मुकाबले की बातें हैं वो ऐसी खुराफात पे मबनी हैं जो कि आपको पता है मेरे से बेहतर के इंजील में किस तरीके से उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियाँ डाल दी हुई हैं to cater for whatever need there was 3, 4, 5, 600 years ago, or maybe even before that, for a couple of thousand years ago. तो वो जो भी कहानियाँ आती हैं उसकी फिर ज़ाहिर है फिर उसको बैक करना पड़ता है एज अ वर्ड ऑफ गॉड। तो वो तो फिर उसके मुकाबले में तो नेचुरल रिएक्शन था एथीज़म का और रेडिकल लेफ्ट की उस फिलॉसफी का, डार्विनिज़म का। सो ये बात मान लेना कि डार्विन की थ्योरी एक लॉ की हैसियत इख्तियार कर गया। यू हैव टू लुक एट द बिगर लैंडस्केप ऑफ व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन इन द वेस्ट एंड व्हाई साइंस एक्चुअली, even though it did not really produce evidence, still tilts towards claiming this as a law and is being published as a law now. Because of course वो political, मैं इसलिए political कह रहा हूँ because all the universities which actually need the research donations and the funds, they actually have to have a political backing. That's why the word law had to come into place, because you know there's so much that you can spend on a theory. तो ये तो आपको मैं थ्रू इस्लामिक फ़िलासफ़ी बता रहा था। इवन तो बाइबल में इसकी बड़े क्लियर शवाहिद भी हैं कि इंसान से पहले क्या मामला चल रहे थे। व्हेन वी थिंक डार्विन, वी थिंक डायनासोर्स, व्हेन वी थिंक जिराफ एंड देन इंटरमिटेंट स्पीशीज़ ऑफ द हॉर्स, यू नो, स्ट्रेचिंग इट्स नेक, कि वो इतने उसने अपनी गर्दन को खींचा लाखों साल तक कि वो अब वो ज़राफ़ा बन गया। तो हमें पता है कि वो ये थ्योरी तो है, मगर उसको एज अ लॉ एंड एज एन एविडेंस बेस्ड थ्योरी है कि नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। किसी भी जो मैं आपको स्टेटिस्टिकली बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये साइंस को रिफ्यूट, इस थ्योरी को रिफ्यूट कैसे करना है। ये अलग बात है कि फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इस्लाम कैसे उसको फिल इन करता है ऑल ऑफ दोज गैप्स। तो पहले तो मैं आपको ये किसी भी सुनने वाले को ये समझ जाना चाहिए कि जो सबसे छोटा गर्दन वाला घोड़ा ज़राफ़ा था वो हमसे सबसे दूर है इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। वो हज़ारों लाखों साल पहले घोड़ा अपनी गर्दन खींचना शुरू हुआ और वो ज़राफ़ा बन गया। मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली दे लिटरली से दैट, सो आई एम यूजिंग दिस स्पीशी एज एन एग्जाम्पल। सो कुछ 2 लाख साल पहले वो छोटी गर्दन वाला ज़राफ़ा था, 1.5 लाख साल पहले वो थोड़ी सी मीडियन गर्दन वाला था, फिर लाख साल पहले या जितने भी 10 लाख साल पहले तक वो उसने फिर अपनी गर्दन खींची और वो ज़राफ़े तक आ गई। Now, of course, the species did expand
जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स हैव एक्सपेंडेड इन साइज, आदम के दौर में कम इंसान थे, अब 7 अरब हो चुके हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से दैट स्मॉल नेक हॉर्स वाज द लीस्ट अमाउंट इन नंबर, and then the current day giraffe is way more in number than the mother giraffe, which was of a smaller sized neck. Now वो करीब भी ज़्यादा है हमसे, जो कि दरमियानी गर्दन वाले इंटरमीडिएट स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा करीब भी है हमसे इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। तो द रियल क्वेश्चन इज़ कि इंटरमीडिएट स्पीशीज़ कहाँ हैं? इतने पुराने फॉसिल्स आपको उस छोटी गर्दन वाले ज़राफ़े के मिल गए हैं जो कि इतने थोड़े से थे, जो कि असल में घोड़े हैं वो असली। तो उसके बाद जो लाखों करोड़ों दरमियानी गर्दन वाले ज़राफ़े हैं वो कहाँ हैं? उनकी मुर्दे किधर हैं? उनकी खोपड़ियाँ कहाँ हैं? उनके स्केलेटन्स किधर हैं? Where are the median species which came way later than the earlier giraffe of the smaller neck? Now this actually is a bigger question to ask, and you will see कि इसकी basis के ऊपर they do not have any answer. This is why I'm saying statistically evolution cannot possibly be a law, because any thinker who claims to be a scientist would know that there is no actual evidence between the original species and the current day species, of whatever species that you want, from the jellyfish to the giraffe and the human beings. अब रही बात Neanderthal की. Neanderthal is the supposed ancestor of the human beings, which is the intermittent species between the monkey and the ape and the human, the current day human. उसके अलावा by the way कोई species मिलती नहीं है. Neanderthal by the way और बिग साइज स्केलेटन्स जो कि मिले हैं इनको, और मिलते भी रहेंगे, बिकॉज वो थे तो सही। वो 20-20 फुट लंबा इंसान कहाँ से आया? वो ज़ाहिर है उन्होंने कहा भैया वो पहले गोरिल्ला था, फिर उसकी एक स्पीशी निकली, एक बड़े साइज़ का स्केलेटन निकला है, बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट स्पीशी निकली है जो कि बिल्कुल इंसान की शक्ल की है, और उसकी आपने तस्वीरें देखी होंगी, एक बंदर से करते करते इंसान की तरफ जो तस्वीरें बनाते। Does the Bible or the Quran address this? Of course it addresses this. Bible in the book of Nephilim, in the book of Giants, in the Ethiopian Bible में आपको book of Giants से पूरी तरह मिलेगी, book of Enoch पूरी तरह मिलेगी, हज़रत आदम से पहले की स्पीशीज़ का हादीस में पूरी तरीके से जिक्र है। जो जिस प्लेनेट से जो भी स्पीशी आई थी उसकी आपस में यहाँ पे किस तरीके का रहन सहन था वो हमें बिल्कुल पूरी डिटेलिंग के साथ मिला हुआ। वो हारूत मारूत से पहले के दौर के जो के मामलात चल रहे थे वो स्पीशीज़ के इदरीस के दौर में, या फिर इदरीस तो बहुत लेटर आए, आदम से पहले की जो स्पीशी की मेजर लड़ाई हुई है वो भी हमें पता है, वो किस तरह की स्पीशी थी वो भी हमें पता है। सो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ देखिए, so it's a problem of us not reading about Quran and Hadith and the religious texts. जिस अल्लाह ताला, जिस रब ने हमें अज़ल से अबद तक की सारी कहानियाँ सुना दी, उसमें ये वाली चीज़ें चूँकि हमारी आखिरत पे इतनी ज़्यादा अफेक्टिंग नहीं थी, इसलिए इसकी इतनी डिटेलिंग नहीं दी, मगर इतनी दे दी कि हमें पता हो कि ये वाला शर या फितना उठेगा तो क्योंकि फ़लसफ़ा इससे हिल जाता है, हमारी बेसिस हिल जाती है फ़लसफ़े की, कि आदम पहले इंसान थे या आदम भी किसी बंदर से नाउज़ बिल्ला इर्तिका होते होते इंसान को अल्लाह ताला, क्या पता एक पूरा का पूरा स्कूल ऑफ थॉट है मुसलमानों का भी जो कहता है हाँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो एवोल्यूशन करते करते जो पहला इंसान बना वो आदम था, नाउज़ बिल्ला। ये देखें ये किस तरीके की जो है ना म्यूटेशन आती है फ़िलासफ़ी में, तो क्या क्या फिर उसके अंजाम होते हैं। और अगर मैं इसको मान लूँ तो इतने बड़े मसाइल आ रहते हैं आपके अपने करंट फ़लसफ़े में कि आप सोच नहीं सकते, इसके वक्त नहीं है, मैं इसलिए उस तफसील में जाऊँगा नहीं, मगर चूँकि हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है इसलिए हमें पता होना चाहिए कि द करंट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज स्टिल अ थ्योरी। द फैक्ट दैट वी नो दैट देयर इज अ वर्ड लॉ रिटन बिहाइंड डार्विनिज्म इज अ वेरी पॉलिटिकल वर्ड, and no matter how much they chase something which is not there, they're never going to find it because it's not there. The intermittent species, in numbers of millions and millions of intermittent species of all of those species which are currently living are not there. ये फ़लसफ़ा इस्लामी है कि जो घोड़ा है वो घोड़ा ही था पहले भी, जो हाथी है वो पहले हाथी ही था, ज़राफ़ा पहले ज़राफ़ा ही था, एज इज़ इसको बनाया गया। मेरा फ़लसफ़ा ये है कि किसी और प्लैनेट से ही आई हैं ये चीज़ें, जहाँ पे जो भी लेके आए हैं उसको वो एक अलग दिन में बहस करेंगे हम कि वो कहाँ से लेके आ रहा था। और वो जो निएंडरथॉल है वो वाकई में यहाँ के नेफिलिम्स ही थे, वो कहीं और से ही आए थे ऑफ कोर्स, मगर उनके साथ जो मामलात हुए वो तो बाइबल तो उस पर बड़ी तफसील से बहस कर चुकी है कि उन्होंने फिर इंसानी औरतों के साथ जो है जना शुरू कर दिया था और उसके बाद उनकी एक अजीब सी स्पीशी बनी थी। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू दैट एक्सट्रीम, हाउएवर द फैक्ट दैट देयर इज वेरी क्लियर एविडेंस ऑफ दिस
3000 years ago। डार्विन के तो शक्कर दादा भी पैदा नहीं हुए थे उस वक्त जब वो बाइबल में ये वाली बहस हो रही थी कि नेफिलिम्स और जायंट्स का मामला क्या चल रहा था। जब आप देखते हैं आद और समूद को कुरान पाक में, तो उनके घरों की जो स्ट्रक्चर है वो देख के हमें समझ नहीं आती कि वो नॉर्मल साइज़ के इंसान नहीं थे। तो वो हमें क्यों एज अ मुस्लिम हमें क्यों एक हैरत होती है कि उनको इतने बड़े साइज़ के स्केलेटन्स मिल रहे हैं। अगेन इसके ऊपर डार्विन की इतनी बड़ी बेसिस है कि जानवरों को हटा भी देना तो इंसान को वो बंदर का बच्चा ही कहते हैं, ठीक है। सो वो अगर खुद अपने बाप को बंदर कह रहे हैं तो वो कहने दें। मुसलमानों को पता होना चाहिए कि हम किसी बंदर के बच्चे नहीं, हम आदम के बच्चे हैं। वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे वो बंदर के बच्चे हैं, तो ठीक है वो बंदर के बच्चे ही सही, हम लेकिन इंसान के बच्चे हैं। अच्छा, आपकी इस बात से मेरे जहन में एक और सवाल आया जी। आपने एवोल्यूशन के बारे में कहा कि उसके पीछे जो एक बहुत बड़ा फैक्टर उसके प्रेडोमिनेंट होने में वो उसके पॉलिटिकल फैक्टर है। जी हाँ। तो उससे हमें जो अंदाज़ा होता है वो ये है कि चलें, एक तो आइडिया है ना कि किसी ने कोई बात की और उसने कहा कि आई रेड दिस ऑन द इंटरनेट, तो हम कहते हैं यार इंटरनेट पे हर चीज़ सही तो नहीं होती। लेकिन अगर अब कोई बात कहता है कि भाई मैं एक एकेडेमिया के एक प्रोसेस से गुजरा हूँ और वेस्ट में गया हूँ, मैंने साइंस पढ़ी है, तो what you are suggesting is that modern science and popular science and the academia and all these universities, Yeah, that's exactly what I'm saying, yes. they are biased and they are pushed towards a certain agenda and they are not neutral. Yeah, I'll tell you what the agenda is, and also just keep one thing in mind: that if a scientist says a foolish thing, it is going to remain a foolish thing. It does not make it a scientific fact. Okay, unless he produces evidence for it, he's not a scientist. He's just an emotional guy who's trying to push some sort of an agenda, consciously or subconsciously. अब वो क्या एजेंडा है? ऑफ कोर्स लेफ्टिज्म बेसिस ये करता है कि राइटिज्म को पहले रॉन्ग साबित करें। डार्विन अगर सही साबित होता है, बाइबल गलत साबित होती है, उनकी कुरान गलत साबित होता है, हमारा पूरा एक रिलीजन, उसको ऑर्गेनाइज रिलीजन के खिलाफ जंग की एक बेसिस समझते हैं वो। और एथीज़म उसका एक छोटा सा बच्चा है जो उन्होंने पैदा किया। इससे उन्होंने जान के किए नहीं हुआ, हो गया हो रहा है वो। और आपने नोट किया होगा जितने भी डार्विनिस्टिक एकेडेमिया के स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स एंड स्कॉलर्स हैं वो बेसिकली एथिस्ट मिजाज के लोग हैं। पूरी तरह मानते नहीं मानते एक अलग कहानी है, मगर ये तो पक्की बात है कि उनकी फिलोसॉफिकल डायरेक्शन जो है ना वो लादीनियत की तरफ ही है। So if a guy says that I have evidence, then where is the evidence? I'm really waiting for it. मैं बड़ी डिटेल में पढ़ रहा हूँ इसको, मुझे तो नहीं अभी तक इतना बड़ी चीज़ उन्होंने छुपा के रखी हुई है जैसे कि कोई फॉसिल है। If there is an evidence of the intermittent species, where is it? You know what I'm saying? Well, if they're not publishing it, then yes, my argument holds true. But if they publish it, then we're going to go through details of that. But they still haven't published it. It's just like atheistic philosophy. जब तक कि वो ये नहीं सबूत दे देते कि something came out of nothing, तब तक हमें अपनी किताबें पब्लिश करने का की फोर्स कम नहीं करनी चाहिए। अगर वो इसी तरीके से डार्विनिस्टिक फिलॉसफी के लोग जब तक ये इंटरमीडिएट स्पीशीज़ की पूरी स्टेज वाइज एविडेंस नहीं देते हमें, तब तक मैं कैसे मान लूँ बगैर एविडेंस के। मैं अपने फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ कि जो कि 3000 साल पहले की बाइबल और 1400 साल पहले का कुरान क्लियरली बता रहा है। बिफोर साइंस किसी भी किस्म का जरसूमा भी नहीं था दुनिया में ज़हनी तौर पे, तब अल्लाह ताला ने ये सारे एविडेंसेस हमें दे दिए थे कि यहाँ पे ऐसे कुछ चल रहा था। तो हम तो एविडेंस से बात करें बेस्ड ऑन वेरी हिस्टोरिक एविडेंस ऑफ द कुरान कि ये उस वक्त कहाँ से इनको पता चला था कि सब कुछ हो रहा है। उनको तो फॉसिल्स नहीं मिले थे, हमें तो आज स्मूथ के फॉसिल्स नहीं मिले थे ना। हमें तो ये नहीं पता था कि एविडेंस के थ्रू तो नहीं, हम तो ईमान के थ्रू अल्लाह की बात मान रहे थे डायरेक्ट। ठीक है, सो आप भी बता दें आपका कौन है जी। आप साइंस आपका रब है तो दिखाओ, फिर निकालो गड़े मुर्दे, लिटरली गढ़े मुर्दे उखाड़े ना ज़रा, हमें भी हमने देखने हैं वो गड़े मुर्दे, चाहे वो जानवरों के ही क्यों ना हो। राइट, ये आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया इसको। मैं अपने सवाल को दोबारा रिपीट जी कि आपका जवाब तो मुझे मिल गया, बट दैट इज ओपनिंग अनदर कैन ऑफ वर्म्स। लाइक व्हाट? That is that I cannot trust the academia and the science because it's politically biased. It's not just about evolution, but about everything else as well. Yeah, well, so yeah, you can extrapolate that sort of a conclusion out of my question, because I actually gave it in a flavor which has that sort of a room where you can actually take a few of these
flavors out of it. But yeah, I'll hold my grounds on this one, क्योंकि देखें फल देख के दरख्त का फैसला किया करे कि दरख्त के बारे में क्या राय रखनी है। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से डार्विनिज्म का फल देखे ना क्या है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइंस पूरी का, हर फिजिसिस्ट का, हर केमिस्ट का मकसद है कि बाइबल के खिलाफ बात चले, ऐसा नहीं है। मगर डार्विनिज्म के थ्रू जो सबसे बड़ा बेनिफिट रीप कर रहे हैं ना, वो वाकई एथिस्टिक और गॉडली फिलॉसफी को किसी भी लेवल के ऊपर काउंटर करना है। So in case of Darwin, I think this is a very good play for any sort of a leftist कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पुश मिले ताकि नई जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन मिले और वो एविडेंस की तरफ आए। ये कुछ छोटी बात नहीं है कि फिलीपीन से लेके अमेरिका तक जितने मुल्क बनते हैं बीच में, सब के सब डार्विन की बेस के ऊपर एथीज़म के लिए डार्विन को एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं। ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना। सो यू थिंक I would be naive not to look into that sort of a possibility कि कोई political agenda है? तो of course not. In terms of evidence of where is the political agenda is, of course universities जितनी भी Ivy Leagues की हैं वो अपनी funding और donations कहाँ से लेती हैं? Based on some sort of a practicality of that research. तो वो तभी आएगी ना जब उनको पता होगा यार ये इनका तो मुंह बंद होगा ना किसी तरीके से, जो चर्च का बैनर लेके या मस्जिद का बैनर लेके आगे आ रहे हैं बार बार, क्योंकि उनसे उनकी तो कुर्सी हिल जाती है पावर की, वरना तो अल्लाह का निज़ाम आ जाएगा ना। उन्होंने तो सीजर और चर्च को अलग किया हुआ है। अचानक सीजर को पता चले कि सारा कुछ ही गलत था, सबका बाइबल ठीक था, तो इट एक्चुअली क्रिएट्स अ वेरी बिग डिसोनेंस इन द मैस। सो इफ आई वर अ थिंक टैंक आई वुड हैव पुट अ लॉट ऑफ मनी अगेंस्ट द, or if I was a leftist think tank, I would have put a lot of money against the church for the pro-Darwinistic approach and calling it a law even if it's not a law. Law की basis है, उसमें मेरी कोई राय नहीं है। Law कैसे law बनता है? Based on a pattern of evidences in terms of a validation that comes through many critiques. ऐसे थोड़ी कोई चीज़ law बन जाती है। मेरी भी psychology में बहुत theories हैं। You think I'm ever going to be published in the DSM journal? It has to be critically evaluated, and those critical evaluators are not from a certain locale or demographic. वो पूरी दुनिया में स्कैटर होते हैं, उनको दिया जाता है कि भाई ताकि किसी किस्म की बायसनेस ना आए। अच्छा, ये जो आपने बात की कि एवोल्यूशन के अंदर और डार्विनिज्म के अंदर पॉलिटिकल बायस है और उसकी वजह से उसमें फंडिंग भी है और सब कुछ है, तो ये तो एक बड़ा ही साइंटिफिक किस्म का मामला है, एक प्योरली साइंटिफिक जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इस तरह की साइंसेज होती हैं जी। तो वो लोग जिसके अंदर मतलब इस तरह की एम्पिरिकल एविडेंसेस का मामला उतना नहीं है, जैसे साइकोलॉजी होगी, जैसे सोशियोलॉजी होगी, या जैसे वेस्ट ने जो स्टडी की है ईस्ट के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, जी जी, जिसको हम बड़े शौक से पढ़ते भी हैं उनकी किताबों को, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड the Muslims and the Muslim civilization through their lens because we think कि वो असल में न्यूट्रल और अनबायस्ड है। Yeah. इसका मतलब ये है कि अगर साइंटिफिक रेल्म में अगर वो बायस्ड हो सकते हैं, तो यहाँ तो उनके लिए फिर ज़्यादा मैदान खुला होगा। कब से खुला हुआ है? साइकोलॉजी की तो बहुत बड़ी टिल्ट है पॉलिटिक्स के अंदर, बहुत इन्फ्लुएंस है साइकोलॉजी का। APA के आप आर्टिकल्स पढ़ें, उनके जर्नल्स जो पढ़ते हैं पब्लिश होते हैं, आप पढ़े, आपको पता चले ये ट्रांसजेंडर की इक्वल राइट्स की मूवमेंट APA के थ्रू शुरू हुई है। ऐसी ऐसी बीमारियां उन्होंने नोट कर दी हैं। ये LGBT के पूरे साइकोलॉजी के लॉ है उसके पीछे। कहाँ से आ गए लॉ भाई? वाई वुड आई एक्चुअली स्टार्ट टू बिलीव देयर इज नो एम्पेरिकल एविडेंस कि इंसान की जेनेटिक मेकअप में लेस्बियन या गे होना है। होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ जेनेटिक ट्रेट, बट दे पुट दैट इन राइटिंग बिफोर दे कुड प्रोपेगेट दैट। यू थिंक साइकोलॉजी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड? दैट्स द मोस्ट tainted realm of that's the first thing that they have. फ्रॉइड के दौर में इतना था, उसको छोड़ें। थॉमस एडिसन के पीछे किसकी बैकिंग थी? टेस्ला को किसने मरवाया? ये सब फिजिक्स के हैं, सारे पॉलिटिक्स के मारे भी थे। ये तो शुरू से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में रहे हैं। थॉमस एडिसन ने तो बल्ब इजाद भी नहीं किया, ये तो लोगों को तब पता चलेगा जब पढ़ेंगे। समझे? जिसने इजाद किया था उसको छुपा दिया और थॉमस एडिसन को ऊपर ले गया। जितनी फंडिंग थॉमस एडिसन ले रहा था उसको तो सूरज निकालना चाहिए था बल्ब की जगह, समझे? और टेस्ला के साथ क्या हुआ? पॉलिटिक्स से मारा उसको, उसने बना ली थी इलेक्ट्रिक कंडक्शन थ्रू द एयर, इंडक्शन की जो डिवाइस है। वो कहाँ से बना रहा था, क्या हो रहा था, एक अलग कहानी। टेस्ला के साथ फिर क्या हुआ? पढ़े तो सही, आपको पता चले। द बिगेस्ट स्ट्रैटेजी
द कैलेमिटी ऑन साइंस केम थ्रू निकोला टेस्ला's लाइफ, कि उसके साथ क्या कर छोड़ा हमने, और हमने क्या, जिन लोगों ने ये काम किया उन्हीं लोगों ने किया उस वक्त भी, क्योंकि एज सून एज कोई चीज़ फैक्ट के तौर पे आ जाती है और वो लोगों की बका के लिए होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आज उड़ने की कोई तरकीब निकाला था साइंस में, तो मुझे उसी दिन कत्ल कर देंगे। क्यों? क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री खरबों डॉलर साल की कमाती है, मुफ्त में उड़ना है तो फिर फ़ायदा क्या जहाज़ का। सो ये तो एक बहुत बड़ा मसला होता है कि आप इतने बड़े काम कर लें। तो जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाई थी तो उसके साथ क्या किया था इन्होंने, हमें पॉलिटिक्स थिंक दिस इज साइंस इज द फर्स्ट थिंग दीज पॉलिटिकल फोर्सेस आर स्टडिंग सो दैट दे कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई चीज़ बिकती नहीं ना अब। तो जब जो चीज़ बिकती है तो ज़ाहिर है उसके थ्रू कमर्शियल बेनिफिट्स होते हैं, कमर्शियल बेनिफिट्स होते हैं, तो आपकी कैपिटलिस्टिक रेंज होती है। तो दिस इज़ बाय नो मीन्स ए स्मॉल मैटर और अ सिंपल मैटर कि हम सोचें कि ये सब खुश नीयत लोग हैं और प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं, वो बहुत लो एंड इन द हायरार्की में बहुत नीचे होते हैं वाले साइंटिस्ट। ये फार्मा इंडस्ट्री हमारी दवाइयाँ बना रही है, हालांकि देखें क्या कर रही है, कैंसर ईजाद किया गया दुनिया में, ईजाद करके इंस्टॉल किया गया, ठीक है, ताकि कैंसर की दवाई की वो मामला, तो उसकी रिसर्च के ऊपर क्या क्या इम्पेडिमेंट्स हैं आप जरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइंस इज़ बाय नो मीन्स ए राइटियस वर्ल्ड टू लिव इन टू। एट लोअर लेवल पपेट्स की तरह यूज होते हैं साइंटिस्ट्स। सो मेक श्योर यू हैव अ क्रिटिकल आई टुवर्ड्स ऑल ऑफ दिस। थैंक यू।